फिजियोथेरापी हमारी पेन मैनेजमेंट में क्या रोल अदा कर सकती है? डॉक्टर तनवीर, ये एक बड़ा डीप क्वेश्चन है और इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। मसला ये है कि इतनी ज़्यादा जिद्दत आने के बावजूद लोगों के पास अभी तक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। ठीक। जो भी जदीद चीज़ें आ चुकी हैं, आलात आ चुके हैं या मेथड्स आ चुके हैं, लोग, एक तो बात ये है कि उनकी नॉलेज जो है उनके पास है नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये है कि जिनके पास नॉलेज या अवेयरनेस है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकान बचाने के लिए कि भाई अगर ये किसी और को पता चल गया तो वो हमारे पास नहीं आएगा, इस वजह से वो आगे भी लोगों को अवेयर नहीं करते, जिसकी वजह से बीमारियां डे बाय डे लेट करते 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 बीमारी नासूर में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये एक अलमिया है हमारे पाकिस्तान के अंदर। हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, माशाल्लाह से, हर एक नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी नॉलेज अपने हद तक ही सिर्फ समेट के रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस नहीं मिल पाती और फिर इनडायरेक्टली जो है वो उनकी बीमारियां प्रोग्रेस करते करते एक डेंजर जोन के अंदर चली जाती हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि लोग अपनी नॉलेज को थोड़ा अप टू डेट करें, अपने डिज़ीज़ को डायग्नोज करवाने के बाद उसके वे ऑफ ट्रीटमेंट्स चेक करें कि भाई मेरे पास कितने तरह के इलाज के तरीके हैं। और डेफिनेटली उसके बाद जब आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो जॉइंट पेन से लेकर आपकी डेली इंडिपेंडेंट लाइफ है, वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको एक बड़ा अच्छा और एक रेगुलर रोल नज़र आएगा फिजियोथेरेपी का। ठीक है, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो हेल्दी होते हुए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें डिज़ाइन करता है, जिससे आपकी हेल्थ प्रोग्रेस में रहे, कंटिन्यूड रहे और अपनी आप डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो इसलिए एक रेगुलर, जिस तरह कहते हैं ना कि फैमिली फिजिशियन होता है, इसी तरह से आई थिंक सो कि एक फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से ओवरकम कर सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हसनात मोहसिन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद वो एफएससी करके फिर वो आगे फील्ड चूज़ करने में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आप चूँकि यूथ को लीड भी करते हैं और इस तरह के डिफरेंट प्रोग्रामों को भी साथ लेके चलते हैं, तो आप क्या मैसेज उन नौजवानों को या उन फीमेल्स को देंगे कि वो कौन सी फील्ड में आए? ये अभी तो फ़िलहाल मेरा ख्याल से रिज़ल्ट्स अनाउंस भी होने वाले हैं और बड़ा एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बच्चे के लिए मिला है। नो डाउट द MBBS इज़ अ वेरी गुड डिग्री, ठीक है, इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ की जब सैचुरेशन आ जाती है ना, तो फिर उस चीज़ का जो स्कोप है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तब फिर हम फेस करते हैं सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से जॉब की कमी हो जाती है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जी, फॉर एग्जांपल वो मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि MBBS के अलावा कोई डिग्री यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालांकि देखा जाए तो आप माशाल्लाह से कंसल्टेंट हैं, आप भी सीनियर हैं, एक डॉक्टर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जाहिर बात, एक पूरा का पूरा पैनल, एक हेल्थ केयर सेटअप जो है वो एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए लाजमी है। जितना अगर हम एक एग्जांपल लेके एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो एक सिंपल सर्जन सारा कुछ नहीं कर सकता, उसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें OT टेक्नीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें आप लोगों को हैंडलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिग्रीज भी इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोशिश करें, अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गो फॉर MBBS, लेकिन अगर नहीं मिलती तो इसके अलावा भी मेडिकल में ऐसी मैजिकल फील्ड्स हैं, इतनी अच्छी फील्ड्स हैं जिनका स्कोप डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। और नो डाउट कि अभी अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करें और देखें अब्रॉड के अंदर या आप मूव करें UAE के अंदर, तो आप इन्हीं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिग्रीज़ को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के MBBS के साथ, तो इनकी सैलरीज और इनके स्कोप वहाँ पर ज़्यादा हायर हैं। ऐसे क्यों? लोग अवेयर्ड हैं, लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी मेडिसिन, ज़ाहिरी बात है आप एक केमिकल एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इट डेफिनेटली हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स अर्ली और लेटर एट एनी स्टेज। तो लोग कोशिश ये कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि हम मेडिसिन की बजाय कुछ अल्टरनेटिव ऐसे वेज को अडॉप्ट कर सके जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स भी मिलें और वो प्रोलॉन्ग्ड रहें। ठीक है। तो इसलिए इसी तरह से अगर आप यूथ में देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, फिजियोथेरेपी इज़ वन ऑफ दैट, उसके बाद न्यूट्रिशन आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, अब एक फील्ड जो मैंने रिसेंटली अभी डिस्कवर की है, स्पीच थेरेपी आ जाती है। ठीक है, जो कि ऐसी एक फील्ड है जिसमें एक बंदा जो बोलने की सलाहियत खो चुका है, ऑटिज्म का शिकार, ऑटिज्म जैसा बच्चे जो हैं वो उनको भी बोलना सिखा रहे हैं। सो इट्स अ मैजिकल फील्ड।
आप ये चीज़ किसी मेडिसिन के साथ अचीव नहीं कर पा रहे, बट अ थेरेपी कैन लीड इट दैट। आप ऑटिज्म के बच्चों को डील कर रहे हैं, आप ADHD के बच्चों को डील कर रहे हैं, ब्राउन सिकट सिंड्रोम्स के बच्चों को डील कर रहे हैं जी। इसी तरह से आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ जाती है जो डिसेबल पर्सनस को उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने के काबिल बना देते हैं। तो ये वो जदीद चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इनको प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुस्ना, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ फिर आपकी सेहत को भी देखूँ, तो उन लोगों के लिए जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, एक माहिर ग़िज़ाइयत कब्ज़ को ख़त्म करने में उनकी कैसे हेल्प कर सकती है? बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो हमारे GI ट्रैक्ट से स्टार्ट होती है। अगर तो हमारी डाइट जो है वो प्रोलॉन्ग हमारे इंटेस्टाइन में रहना शुरू हो गई है, हम उसको फुली जो है वो एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर इंटेस्टाइन को ऑक्यूपाई कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड होते होते वो कॉन्स्टिपेशन की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो अगर तो आप इसके लिए मेडिसिन्स लेते हैं तो मेडिसिन से डेफिनेटली आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग भी डैमेज होती हैं और बाकी भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लंग्स पे। तो इसके अंदर आपको जो है वो अपनी बहुत अच्छी डाइट करनी पड़ती है। इसमें हाई फाइबर डाइट आ जाती है। हाई फाइबर डाइट के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेने होते हैं इसके अंदर, और जो वाटर इनटेक है ना वो आपको सॉलिड के साथ लेना होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे मना करते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना या खाने के बीच पानी नहीं पीना, ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स होते हैं हम उनसे कहते हैं कि आपने खाने के बीच में भी 2-2 घूंट करके पानी पीना है, खाने के बाद भी 2 घूंट पानी पीना है। क्यों? ताकि सॉलिड के साथ साथ जो है वो लिक्विड की एब्जॉर्प्शन हो, जो आपका इंटेस्टाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको हाई फाइबर डाइट, आपको जो है वो ब्रेकफास्ट इसमें फाइबर वाला करना होता है, और सारा दिन में फ्रूट्स इनटेक जो है वो आप ज़्यादा कर लें अपनी। इसके अलावा फ्लूइड इनटेक जो है वो आप अपनी नॉर्मल यानी नॉर्मल टेम्परेचर का लें, ज़्यादा ठंडा पानी ना लें। ये कुछ होता है। इसमें एक्सरसाइज भी बहुत मैटर करती है आपकी। अगर आप बहुत बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लाइक ऑफिस पर्सन है, बैठने का सारा टाइम काम है, तो उसके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज मूवमेंट ही नहीं होती है। तो मूवमेंट जितनी होगी उस एक्सरसाइज से भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ होती है। ठीक है। वो लोग जो चाय से अपने दिन का आगाज़ करते हैं और उसका अपने दिन का एंड भी चाय पे करते हैं, तो क्या चाय भी कॉज कर सकती है कॉन्स्टिपेशन को? चाय बेसिकली कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकती है, डायरिया भी कॉज कर सकती है, स्टमक अपसेट भी कॉज और कर सकती है, डिहाइड्रेशन भी कर सकती डिहाइड्रेशन भी कॉज कर सकते हैं। बिकॉज चाय जो है वो आपकी एब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को जो है वो रोकती है। तो चाय से आगाज़ तो नहीं, अगर बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं चाय के आप, तो फिर खाने के जो है या नाश्ते के आधे घंटे बाद थोड़ी सी दूध पत्ती ले लें, कड़क चाय नहीं, दूध पत्ती ले लें अगर बहुत एडिक्ट हैं आप। लेकिन मैं तो अपने पेशेंट्स को चाय से बहुत कम करवाती जाती हूँ, बिकॉज चाय डिहाइड्रेशन भी कॉज करती है। चाय से आपकी यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, और इसके अलावा चाय जो है वो आपकी ब्लड के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देती है। इसलिए चाय तो मैं कभी भी रिकमेंड खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, वो अल्सर वगैरह कॉज कर सकती है, और आपको सोते हुए भी दूध रिकमेंड कर सकते हैं, चाय नहीं। ठीक है। योगर्ट का लोग इस्तेमाल करते हैं, दही का, जी जी, तो दही का इस्तेमाल हेल्पफुल हो सकता है कब्ज़ को ख़त्म करने में? बिल्कुल हो सकता है, दही हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल हम नाश्ते से अगर 15 मिनट पहले 2 चम्मच जो है वो दही के ले लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं लेते हैं, मतलब ज़्यादा हम ठंडी दही नहीं लेते हैं, तो उससे हमारे जो है ना वो जो ट्रैक्ट है जिसके अंदर बैक्टीरियाज ऑलरेडी हैं वो क्लीन हो जाते हैं, और उसके बाद जब हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसका फाइबर हमारे इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 2 चम्मच का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो बॉल लेते हैं लोग बड़े वाला। नहीं, वो तो होता है ना, फॉर एग्जांपल आप अगर दही को एज अ मेडिसिन ले रहे हो तो आपको एज अ मेडिसिन ही उसकी क्वांटिटी लेनी होती है। हम बहुत सी चीज़ें खा रहे हैं दिन के अंदर, लाइक हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम खाना भी बहुत अच्छा खा लेते हैं, लेकिन हम उसको एज अ मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। अगर हमारे तो लीवर पेशेंट्स पे वो वही चीज़ खा रहे हैं जो हम भी खा रहे हैं, लेकिन वो उसको एज ए मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी और उसकी जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दही आप ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी 2 चम्मच दही का एज ए मेडिसिन नाश्ते से 15 मिनट पहले ले रहे हैं, तो वो आपके ट्रैक को जो है क्लीन कर देती है, और उसके बाद जो है वो आप इजीली खाना खा सकते हो। ठीक है। देसी घी का पराठा कंटिन्यू खाने वाले जो लोग हैं, अगर वो उसके साथ चाय का इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है? बेसिकली देसी घी का जो पराठा है वो आपके अगर कॉन्स्टिपेशन की जैसे हम डिस्कशन करें, इसके अंदर वो फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, कि हमारी ट्रैक जो बहुत ड्राई हो जाती है और उसको जो है वो फैट्स चाहिए होते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को फैट्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो टी है वो ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन को कम कर रही है, तो जो देसी घी है उसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं, और चाय जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन को रोक रही है, हिंडर कर रही है। चाय हम आधे घंटे बाद 2 घूंट 3 घूंट दे सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ 2-3 घूंट आप ले सकते हैं,
ताकि जो फैट है वो ज़्यादा देर स्टमक में ना रहे और थोड़ा सा निकल जाए, क्योंकि पेशेंट एडिक्ट है। नहीं एडिक्ट तो मैं उसे कहती हूँ कि आप कहवा ले लें, कहवा नहीं, गर्मी ज़्यादा है तो फिर मैं उससे कहती हूँ गर्म पानी के 2 घूंट ले लें, इस तरह करके। लेकिन चाय जो है वो उसके एडिक्शन देसी घी के पराठे के बाद नुकसानदेह है। वो ना तो आपकी एब्जॉर्प्शन होने देगी, ना तो आपकी क्या कहते हैं स्टमक को ठीक रहने देगी, इवन लूज मोशन के थ्रू जो आपने खाया वो निकल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा।